नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव बैडफर्ड से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और आज के सेशन में हम लोग संविधान संशोधन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। और आपके एग्ज़ाम में संविधान संशोधन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एक दिवसीय एग्जाम की मैं बात करूं तो संविधान संशोधन एक ऐसा टॉपिक है ना जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी तक संविधान में जितने महत्वपूर्ण संशोधन हुए उन सब की हम लोग बात करेंगे और जो भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सब पर चर्चा करेंगे। तो जल्दी से सारे लोग आ जाइएगा और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लासों को। संविधान संशोधन के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले कुछ चीज़ों की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक प्रश्न आपसे डायरेक्ट बन जाता है कि जो हमारे संविधान में जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है। ठीक है, संविधान के स्रोत के रूप में एक प्रश्न आपसे बन जाता है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है तो इसको हमने किस देश से ली है। तो आप कहोगे दक्षिण अफ्रीका से। हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया है। दूसरा जो प्रश्न बन जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन का उल्लेख है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे भाग 20 में। ठीक है, कहाँ पर, तो भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। और तीसरा जो प्रश्न बनता है वो आपसे अनुच्छेद पूछा जाता है कि भाग 20 में किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो आप आंसर करोगे अनुच्छेद 368। तो सबसे पहले तो आपको ये तीन चीज़ें याद रखिए जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया, तो आप कहोगे दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में, तो आप कहोगे 20 में। और किस अनुच्छेद में, तो 368 में। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग अगर बात करते हैं तो हमारा जो संविधान है, तो संविधान में अगर हम लोग संशोधन की बात करेंगे तो जो संशोधन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसको 3 भागों में बांटा गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 3 तरीके से संशोधन हो सकता है। ठीक है, कितने तरीके से, 3 तरीके से संशोधन हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कौन कौन से 3 तरीके हैं, तो एक तो देखो साधारण बहुमत है आपका, साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है। दूसरा आपका क्या हो सकता है, दूसरा आपका जो है वो विशेष बहुमत है, विशेष बहुमत से हो सकता है। और तीसरा जो है अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरा जो है वो है आपका विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के बहुमत के द्वारा। तो ये 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से क्या हो सकता है, जिनके माध्यम से संशोधन हो सकता है। ठीक है, 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हमारे भारतीय संविधान में संशोधन होता है। तो ये 3 तरीके आपको याद रखना है। हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, आगे जो प्रश्न बनेगा वो आपका यहाँ से बनेगा कि किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो आप कहोगे अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में जो है ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको पहले बताया। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग एक एक करके सारे संशोधनों की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और जितनी चीज़ों को अंडरलाइन हाईलाइट करता चलूंगा ना, उनको तो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, पहला ही संशोधन है और पहला है तो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो जो पहला संविधान संशोधन ये वर्ष 1951 में हो रहा है। और इस संशोधन के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो रहा है, तो इस संशोधन के द्वारा याद रखेंगे 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो पहला संशोधन हो रहा है 1951 में और इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा जा रहा है। और 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची में अगर हम लोग बात करेंगे तो भूमि अधिग्रहण, संपत्ति अधिग्रहण या फिर जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख किया गया। याद रखेंगे क्या है, तो संपत्ति अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण या फिर कहें जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख किया गया पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो हमको संशोधन याद रखना है वो कौन सा है, वो है 7वां संशोधन 1956। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया, एक बार फिर से राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, क्या किया गया, तो राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, क्या किया गया, तो 7वें संशोधन 1956 के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्यों का पुनर्गठन करने का काम किया गया है। याद रखिएगा। ठीक है, और क्या किया गया अगर हम लोग बात करें 7वें संशोधन 1956 से, और क्या किया गया है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो देखो 7वें संशोधन 1956 से, 7वें संशोधन 1956 से कुछ और महत्वपूर्ण काम किए गए हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से काम किए गए 7वें संशोधन 1956 से। पहला तो काम ये किया गया कि इस संशोधन के द्वारा भाग 7 को समाप्त किया गया। ठीक है, क्या किया गया है, तो भाग 7 जो हमारे संविधान का भाग 7 है, तो भाग 7 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, इनको समाप्त कर दिया गया। दूसरा काम क्या किया गया, इस 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा बताया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये किस संशोधन में, तो ये 7वें संशोधन में बताया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है।
और क्या किया गया, और इसी 7वें संशोधन के द्वारा बताया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या हो सकती है, एक हाई कोर्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है 7वें संशोधन 1956 के द्वारा। 7वें संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को समाप्त किया जा रहा है। 7वें संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा है। 7वें संशोधन 1956 के द्वारा प्रावधान किया जा रहा है कि अब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और 7वें संशोधन 1956 के द्वारा प्रावधान किया गया कि अब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट जो है वो बनाई जा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 7वां संशोधन था जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो अगला जो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण संशोधन होगा, ठीक है, जो अगला जो महत्वपूर्ण संशोधन होगा वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा आपका 21वां संशोधन। ठीक है, कौन सा, तो अगला जो हमारा महत्वपूर्ण संशोधन है वो है 21वां संशोधन 1967। और इसके द्वारा क्या किया गया है, तो इसके द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ने का काम किया गया है। याद रखिएगा, संविधान की अगर हम लोग 8वीं अनुसूची में बात करेंगे तो पहले कितनी भाषाएं थी, पहले 14 भाषाएं थी। फिर 21वें संशोधन 1967 के द्वारा याद रखेंगे सिंधी भाषा को जोड़ा गया जो कि 15वीं भाषा बनती है। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद कौन सा महत्वपूर्ण संशोधन हो जाएगा। देखो जो महत्वपूर्ण संशोधन है ना, सिर्फ उन्हीं की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको 35वां संशोधन देखने को मिल रहा है। ठीक है, कौन सा, तो 35वां संशोधन देखने को मिल रहा है, 35वां संशोधन 1974। और इसके द्वारा क्या किया गया है, तो इसके द्वारा सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। ये याद रखिएगा, 35वां संशोधन 1975। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया, तो सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये आपको याद रखना, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी चीज़ों को हाईलाइट करता चल रहा हूँ ना, उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद एक और संशोधन है, कौन सा, 36वां संशोधन 1975। और इसके द्वारा क्या कर दिया गया, इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो एक ये भी चीज़ आपको याद रखना है, 36वां संशोधन और 35वां संशोधन दोनों आपको याद रखना है। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा, और 36वें संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला जो हमारे लिए है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, तो वो है 42वां संशोधन 1976। ठीक है, 42वें संशोधन 1976 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस संशोधन को क्या करते हैं, इस संशोधन को मिनी संविधान, लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, 42वां संशोधन जो 1976, ठीक है, इसको क्या करते हैं, तो इसको लघु संविधान भी कहते हैं। और इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो 3 शब्दों को जोड़ा गया है संविधान की प्रस्तावना में, किन संशोधन के द्वारा, तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, और क्या किया गया इस संशोधन के द्वारा, तो याद रखेंगे इस संशोधन के द्वारा, इसी 42वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा याद रखिएगा अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया। ठीक है, क्या किया गया, तो अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 39 का में क्या है, तो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये आपसे पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 39 का में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को अनुच्छेद 39 का में जोड़ा गया, किस संशोधन से, 42वें संशोधन 1976 से। ठीक है, चलिए और क्या हो रहा है इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी संशोधन के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे, इसी 42वें संशोधन 1976 के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, ठीक है, परिवार नियोजन, बांट तथा माप, जानवर और पक्षियों को सुरक्षा, ये सब क्या किए जाएंगे, ये सब ठीक है समवर्ती सूची में शामिल किए जाएंगे। याद रखिएगा, तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है और आपसे पूछा भी गया है कि जो शिक्षा है, तो शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था और इसको किस संशोधन से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो क्या क्या है, तो वन संपदा है, ठीक है, वन संपदा है, शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है, बांट और माप है, जानवर और पक्षियों की सुरक्षा। तो ये सब क्या किया जा रहा है, ये सब समवर्ती सूची में शामिल किया जा रहा है किस संशोधन से, 42वें संशोधन से। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए आगे और क्या हो रहा है 42वें संशोधन से, तो 42वें संशोधन से अगर हम लोग बात करेंगे तो 42वें संशोधन से लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना होता था, 5 वर्ष होता था। ठीक है, कितना होता था, 5 वर्ष होता था। लेकिन इस 42वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया, उसको बढ़ा करके 1 साल बढ़ा दिया गया। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना कर दिया गया, तो 6 वर्ष कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। इसी 42वें संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 74 में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि अब जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। इसी 42वें संशोधन से प्रावधान किया गया,
इसी 42वें संशोधन 1976 से प्रावधान किया गया है कि अब जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा, वो मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है, अपने मन से वो काम नहीं कर सकता, जो मंत्रिपरिषद कहेगी वही करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। इसी 42वें संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, क्या हो रहा है, इसी 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया है, ठीक है, जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है तो वो भी याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 51 का में भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संशोधन 2002 के द्वारा, जिसके बाद मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो ये 42वें संशोधन में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिनको आप याद रखेंगे। 42वां संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए 42वें संशोधन को क्या करते हैं, तो लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे 44वां संशोधन। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संशोधन, 44वां संशोधन दोनों इंपॉर्टेंट है। 44वें संशोधन की हम लोग बात करें तो 44वें संशोधन 1978 के द्वारा देश में जो राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, अभी तक क्या होता था, अभी तक अगर हम लोग बात करेंगे तो जो आपातकाल लगता था वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगता था, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया, इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। मतलब कि अब आंतरिक अशांति के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगेगा, अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। तो ये किस संशोधन से, 44वें संशोधन से किया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके द्वारा और क्या किया जा रहा है, तो याद रखिएगा इसी 44वें संशोधन के द्वारा जो लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा थी जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, 6 साल कर दिया गया था ना, उसको घटा करके फिर से क्या कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया। देखो यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी ना कि लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें संशोधन के द्वारा। तो 44वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया, 44वें संशोधन के द्वारा एक बार फिर से उसको घटा करके क्या कर दिया गया, फिर से लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे 44वें संशोधन के संदर्भ में आपको याद रखना है अनुच्छेद 74 में एक बार फिर से संशोधन किया गया 44वें संशोधन के द्वारा। 44वें संशोधन के द्वारा एक बार फिर से संशोधन किया गया और अब की बार क्या किया गया, अब की बार ये किया गया कि जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिमंडल की जो सलाह है उसको एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं लेकिन दोबारा नहीं लौटा सकते। ठीक है, पहले क्या किया गया था, 42वें संशोधन से क्या किया गया था, 42वें संशोधन से कहा गया था कि राष्ट्रपति जो है वो जो मंत्रिमंडल होगी उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी होगी। लेकिन फिर 44वें संशोधन से क्या किया गया, 44वें संशोधन से कहा गया कि अच्छा ठीक है भाई, एक बार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं कि एक बार वो चीज़ों को लौटा सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन अगर दोबारा मंत्रिमंडल उसी को जो है दोबारा से मंत्रिमंडल कोई सलाह देगी या फिर कुछ उनके पास भेजेगी तो दोबारा उनको स्वीकार करना होगा, सिर्फ एक बार अस्वीकार कर सकते हैं। तो ये बात भी 44वें संशोधन से की गई। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोगों से पूछा जाता है वो ये है कि 44वें संशोधन 1978 के द्वारा ही याद रखेंगे संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके इसको अनुच्छेद 300 का में रखा गया। और अनुच्छेद 300 का के तहत अगर हम लोग बात करेंगे तो संपत्ति का अधिकार जो है वो कैसा, तो विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, याद रखिएगा। ठीक है, पहले कहाँ पर था संपत्ति का अधिकार, तो पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था और अनुच्छेद 19 का चा में था, याद रखिएगा। तो पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था और अनुच्छेद 19 एक चा में मूल अधिकार था, लेकिन इसको भी 44वें संशोधन 1978 के द्वारा निकाल दिया गया और अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। और अब ये क्या है, तो ये जो है विधिक या कानूनी अधिकार है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो संशोधन हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, तो वो है 52वां संशोधन। 52वां संशोधन 1985 बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ने का काम किया गया और 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल का प्रावधान किया गया। ठीक है, याद रखें। इसके बाद हमको 52वां संशोधन याद रखना है, 52वां संशोधन 1985, इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल रोकने के लिए प्रावधान किया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद जो अगला जो महत्वपूर्ण संशोधन है वो क्या है, तो वो हमारा 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो मतदाता जो वोटर है उसकी वोट देने की जो आयु है उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण संशोधन है, याद रखिएगा। 61वां संशोधन आपको याद रखना है, 61वां संशोधन 1989, जिसके द्वारा वोट देने की जो आयु है उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, याद रखिएगा। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जगह। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 65वां संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 65वां संविधान संशोधन 1990। इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में
अनुसूचित जाति तथा जनजाति राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। याद रखिएगा, तो आपसे पूछा जाता है कौन सा संशोधन अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से संबंधित है, तो आपको हो गया 65वां संशोधन। ठीक है, कौन सा? तो 65वां संशोधन 1990 जो है, तो ये अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति जनजाति नामक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान करता है। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 69वां संशोधन 69वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1991, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा, जो 69वां जो ये संविधान संशोधन है 1991, ये क्या करता है? तो ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करता है, एनसीआर घोषित करता है, नेशनल कैपिटल रीजन घोषित करता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करता है। कौन सा? 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली को क्या करता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर घोषित करता है। ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग बात करें 70वां संशोधन, ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। 70वां संविधान संशोधन 1992, इसमें क्या किया गया? तो इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, पुदुचेरी हो गया, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ की जो विधानसभा है वो क्या करेगी? हिस्सा लेगी। यहाँ पर आपको दिल्ली और पांडिचेरी दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा हो चुकी है। तो 70वें संविधान संशोधन के द्वारा बताया गया है कि जो दिल्ली और पांडिचेरी और जो दिल्ली पांडिचेरी, ठीक है, और जम्मू कश्मीर, ठीक है, दिल्ली पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पर जो विधानसभा है तो ये क्या करेंगे? तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगी। याद रखिएगा, तो ये किस संशोधन में? 70वें संशोधन 1992 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है तो वहाँ के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेंगे। आगे बढ़ेंगे, 71वां संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। 71वां संशोधन 1992, इसके द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, तो 8वीं अनुसूची में क्या हो रहा है? 3 भाषाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है। 3 भाषाएं कौन सी हैं? तो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ठीक है, याद रखिएगा। 71वां संशोधन 1992 महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को शामिल किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 73वां संशोधन है 1992, इसके द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके द्वारा क्या किया जा रहा है? तो इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो इसके द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। और कौन से भाग में? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भाग क्या हो जाएगा? तो भाग 9 कहोगे। और अगर आपसे अनुसूची पूछ ले कि किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया, तो अनुसूची आप क्या कहोगे? अनुसूची कहोगे 11 में। ठीक है, कहाँ पर? तो अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 74वां संशोधन आपको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 74वां संशोधन 1992 जो है, तो इसके द्वारा नगर पालिका या फिर कहेंगे शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, किसको? नगर पालिका या फिर कहेंगे शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इनको पूछा जाए कि आप किस भाग में हैं, तो ये कहोगे आप भाग 9 का में। ठीक है, कहाँ पर? तो भाग 9 का में नगर पालिका है, शहरी स्थानीय स्वशासन है। और अनुसूची अगर आपसे पूछा जाएगा तो अनुसूची क्या है? तो 12, अनुसूची 12 को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला जो है वो 86वां संशोधन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 86वें संशोधन 2002 के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। कहाँ पर? अनुच्छेद 21 का में। ठीक है, याद रखिएगा। तो 86वें संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। कहाँ पर? अनुच्छेद 21 का में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 89वां संशोधन, ये महत्वपूर्ण है। 89वां संशोधन 2003। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस संशोधन के द्वारा याद रखेंगे जो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग था ना, उनको अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, पहले क्या हो जाएगा? तो पहले अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग एक ही में थे, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। लेकिन इस 89वें संशोधन 2003 के द्वारा जो अनुसूचित जाति आयोग है और जो जनजाति आयोग है उनको अलग अलग कर दिया गया। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और चलिए 91वां संशोधन छोड़ दिए। यहाँ पर 92वें संशोधन की बात करेंगे तो 92वां संशोधन एक बार फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 92वें संशोधन की बात करेंगे तो 92वां संशोधन 2003, और इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में अब की बार क्या किया गया? अब की बार 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, कितनी? 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो पहले अगर हम लोग बात करें 14 भाषाएं थी, तो पहले एक भाषा 21वें संशोधन से जोड़ी गई, सिंधी। फिर इसके बाद 71वें संशोधन से 3 भाषा और जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। इसके बाद 92वें संशोधन से 4 भाषाएं फिर जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो अब भाषाओं की संख्या कितनी होगी? तो अब भाषाओं की संख्या हो गई 22। याद रखिएगा, पहले कितनी थी? 14 थी, अब हो गई 22।
चलिए आगे बढ़ेंगे। 97वां संशोधन याद रखिएगा, तो 97वां संशोधन 2011 ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस संशोधन के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 1981 में अगर हम लोग बात करेंगे तो सहकारी समितियां नामक शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसको, तो सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 100वां संशोधन, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 100वां संशोधन 2015, इसके द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में जमीन का हस्तांतरण किया गया है। याद रखिएगा 3 बीघा जमीन जो है तो उसका हस्तांतरण किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में 100वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ देंगे। 101वां संशोधन महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, कई बार ये पूछा जा चुका है। 101वां संशोधन जो है ये 2016 में आ रहा है और इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी को लागू किया गया 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आपसे पूछा भी गया है कि जो ये जीएसटी है तो ये लागू कब से हो रहा है, तो ये लागू हो रहा है 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी लागू कब से हुआ, तो लागू हुआ 2017 से, 1 जुलाई 2017 से लागू हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे जीएसटी। ठीक है, और जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो आप कहोगे जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, कैसा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखेंगे जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला जो संशोधन है वो है 102वां संशोधन। 102वां संशोधन 2018 में आ रहा है और इसके द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है तो इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कौन से, 102वें संविधान संशोधन से क्या किया गया, तो संवैधानिक दर्जा दिया गया, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 103वां संशोधन, तो देखो 103वें संशोधन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा 103वां संशोधन 2019 के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े सवर्ण वर्ग के लोग हैं उनको क्या किया गया, 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिनको आप कहते हो ना EWS। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई 103वें संशोधन से। आगे बढ़ेंगे। 104वां संशोधन, 104वें संशोधन 2019 के द्वारा अगर हम लोग बात करें तो जो SC कैटेगरी है, अनुसूचित जाति है, और जो ST कैटेगरी है, अनुसूचित जनजाति है, इनको लोकसभा और जो है विधानसभा में इनके आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, याद रखिएगा। तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में जो अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण है उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ आप याद रखेंगे इसी 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय मनोनीत होते थे तो उनके मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पहले क्या होता था, लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय मनोनीत होता था, लेकिन अब क्या किया गया, उनके मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करेंगे और क्या हो जाएगा, तो 105वां आपके लिए नहीं महत्वपूर्ण है, 106वां संशोधन महत्वपूर्ण है। 106वां संशोधन क्या कह रहा है, तो 106वां संशोधन अधिनियम कह रहा है को 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है तो इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा गया। ठीक है, क्या किया गया, तो 106वें संविधान संशोधन को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है। और इसके द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, तो इस अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अगर हम लोग बात करेंगे तो महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई। ठीक है, क्या जाएगा, तो 106वें संविधान संशोधन के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई है। और 106वें संविधान संशोधन को क्या करेंगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहेंगे। तो ये एक छोटी सी क्लास थी और यहाँ पर मैंने कुछ जो महत्वपूर्ण वाले संशोधन उनको मैंने आप लोगों को बताया है, और इसको आप 2-3 बार रिवाइज कर लोगे ना तो ये चैप्टर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से यकीन मानिए तो 4 से 5 प्रश्न तक आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 4 से 5 प्रश्न तक आप लोगों से घुमा फिरा के यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। जाने से पहले सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।